Hello students, I am M.K. Roy presenting here the online classes for DAV schools, and today I am going to discuss here charging by conduction method. In earlier class I have taken that there are three methods for charging, isn't it? First method was the frictional method, second is conduction method, and third is induction method. So let's start here. How one body can be charged by conduction method. First of all, I would like to ask you, what do you mean by uncharged body? क्या कोई बॉडी को अनचार्ज बॉडी कहते हैं तो इसका क्या मीनिंग है कि वो उस पर कोई चार्ज नहीं है? जब एटम्स है उसके अंदर में तो सर्टेनली देयर विल बी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड देयर मस्ट बी चार्ज. सो व्हाट डू यू मीन बाय अनचार्ज्ड बॉडी? That is, there is no excess charge present on the body, isn't it? So if the body is uncharged body, then we can only say that, suppose this body is there and this is uncharged body. This is uncharged. If I say, then what does it mean? Suppose 100 protons are there and 100 electrons are there. Then what is the total charge present on the body? By the rule of addition, 100 proton means 100 unit of plus charge and plus of minus 100 unit of negative charge. So in total what we have? 0. It means that net charge present on this body is 0. Hence we can say that this body is uncharged. मीन्स बॉडी के पास चार्ज है लेकिन एक्सेस चार्ज इस पर नहीं है, नेट चार्ज 0 है. अब हमारा काम क्या है कि कैसे इस बॉडी को चार्ज किया जाए. कहने का मतलब या तो इस पर इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया जाए, मीन्स नेगेटिव चार्ज इस पर दिया जाए, या तो पॉजिटिव चार्ज दिया जाए, एंड देयर शुड बी ईदर एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज और एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज. अगेन आई मेड यू क्लियर दैट if you say that there is excess of positive charge, हमें पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी को देना है. हम तो प्रोटॉन दे नहीं सकते ना, क्योंकि प्रोटॉन तो मूव करेगा ही नहीं, तो न्यूक्लियस के अंदर है, सो इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा. सो इफ यू से द पॉजिटिव चार्ज कि इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बनाना है, बॉडी को यानी पॉजिटिव देना है, इट मीन्स दैट देयर विल बी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस बॉडी and this body will acquire the excess of negative charge only. यहाँ पर कोई प्रोटॉन नहीं आ रहा है, कोई पॉजिटिव नहीं आ रहा है. What is happening only? This is losing electron and it is deficient of electron. That's why it is getting more and more positive charge, क्योंकि वो deficient हो गया. और deficient of electron positive charge, efficient of electron negative charge. ये पहले हमने क्लियर किया है. Let us consider here how to charge this body which is uncharged body. Suppose we have a body and which is uncharged body. Same this uncharged body, 100 protons and 100 electrons are there. So if we have 100 protons and 100 electrons, this body is uncharged body. Now this is to be charged. हमने क्या किया, एक ग्लास रॉड लिया, और ग्लास रॉड के बारे में कन्वेंशनली क्या बताया गया आपको कि ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ से रब कर दिया जाता है तो ग्लास रॉड के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है. ये कोई जरूरी नहीं है कि उस ग्लास रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन द टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स अगेंस्ट विच वी रब ईच अदर. ओके, अब ग्लास रॉड के ऊपर में नेगेटिव चार्ज लाना है तो इसका मतलब है कि सिल्क क्लॉथ यूज नहीं होगा. हमें कैसे पता चलेगा कि सिल्क क्लॉथ यूज करेंगे या फर यूज करेंगे या फ्लैनेल यूज करेंगे या वुलन क्लॉथ यूज करेंगे या कैट्स फर यूज करेंगे, कैसे पता चलेगा? इसके लिए लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ इलेक्ट्रिक सीरीज. जिस इलेक्ट्रिक सीरीज में ऐसे याद रखने की इसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, क्योंकि हमने अभी बोला कि इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान करना ये हमें ज़्यादा समझ में आती है, इसीलिए हम ये लेना चाहते हैं कि ग्लास रॉड है और वो ग्लास रॉड
के ऊपर में नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज हमने दिया उसे, नेगेटिव चार्ज कैसे दिया, इसके लिए हमने पहले कन्वेंशन पढ़ा था कि सिल्क क्लॉथ से रब करके उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है ग्लास रॉड के ऊपर में, और सिल्क क्लॉथ के ऊपर में नेगेटिव चार्ज आता है। अब हमें क्या करना है कि ग्लास रॉड के ऊपर में सपोज नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि हमें ज़्यादा समझना है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, क्योंकि प्रोटॉन फ्लो नहीं करता है। तो कन्वीनियंस के लिए हम लोग लेना चाहते हैं कि ग्लास रॉड के ऊपर में नेगेटिव चार्ज है। अब हमें ये पता भी रहना चाहिए, तो इसके लिए एक इलेक्ट्रिक सीरीज है हमारे पास। जिस इलेक्ट्रिक सीरीज में ये देखा गया कि हमारे पास फर, फ्लैनेल, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप, देन ग्लास इज देयर, देन कॉटन इज देयर, देन सिल्क इज देयर, देन वुड इज देयर, देन अंबर, जिसे हमने बोला था एक रेसिनुअस मटेरियल है, ये रेजिन्स है ये, और रेसिन को लिया गया था सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ चार्ज में, इस रेसिन को ही लिया गया था अंबर को, जो ग्रीक में मिला था, जिसमें ग्रीक में इसका लोकल नेम क्या था, इलेक्ट्रॉन, और वही जनक हुआ हमारे इलेक्ट्रिसिटी का। इस सीरीज में अगर हम देखें तो हम ये बता सकते हैं, ये सिंबल देके, एरो मार्क देके, कि इफ वी हैव एरो मार्क इन अबव डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, एंड दिस इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन राइट हियर पॉजिटिव एंड राइट हियर नेगेटिव। इसका मीनिंग क्या है, इस सीरीज में जो ऊपर सब्सटेंस है, सीरीज में जो ऊपर सब्सटेंस है वो पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू उसके जो नीचे है। एग्जाम्पल, फर और फ्लैनेल को अगर रब किया जाए तो फर के ऊपर में कौन चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, अबव डायरेक्शन पॉजिटिव। फ्लैनेल के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। जब फ्लैनेल को ग्लास से रब कर दिया जाए, दोनों को एक साथ रब कर दिया जाए, तो ऊपर में कौन है, फ्लैनेल, फ्लैनेल के ऊपर में कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, और ग्लास रॉड के ऊपर कौन चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज द आइडिया। सिमिलरली सी हियर, जो कन्वेंशन हमने पढ़ा था कि सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड को जब आपस में रब कर दिया जाता है तो ग्लास रॉड के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आता था, क्योंकि ग्लास रॉड का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली बाउंड है। दीज ऑल इलेक्ट्रॉन्स कैन बी स्क्रैच्ड ऑफ वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ सिल्क, क्योंकि सिल्क का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। तो सिल्क और ग्लास रॉड का अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो ग्लास रॉड हुआ करता था पॉजिटिव चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू द सिल्क, और सिल्क के ऊपर हुआ करता था नेगेटिव चार्ज। सीरीज में देखा जाए, सीरीज में सिल्क नीचे है, नीचे को हमने नेगेटिव लिखा है, ग्लास रॉड ऊपर है, पॉजिटिव है। किसी भी एक पेयर को अगर आप चूज कर लो, अंबर को ले लो, वुड को ले लो, वुड पॉजिटिव हो जाएगा, अंबर नेगेटिव हो जाएगा, सिल्क पॉजिटिव हो जाएगा, वुड नेगेटिव हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि जस्ट आसपास ही ले, हम ये कह सकते हैं सिल्क और अंबर विल बी नेगेटिव चार्ज एंड सिल्क विल बी पॉजिटिव चार्ज। जितना ऊपर जा रहा है उतना पॉजिटिव, और जो नीचे है उसका नेगेटिव। इसको याद कर सकते हैं। नाउ सपोज विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी आई हैव टेकन अ ग्लास रॉड and glass rod is rubbed with fur. Above in the series there is fur, flannel से रब कर दिया जाए या फर से रब कर दिया जाए, देन फर क्या करेगा कि ग्लास रॉड के फर से या फ्लैनेल से ग्लास रॉड स्क्रैच कर देगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि वो ग्लास रॉड नीचे है और फर और फ्लैनेल ऊपर है। सो फर के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ग्लास रॉड के ऊपर में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सपोज ऐसा एक नेगेटिव चार्ज का ग्लास रॉड लिया जाए और ग्लास रॉड को हमने इसके साथ कांटेक्ट कर दिया, इस सब्सटेंस के साथ, इस बॉडी के साथ, एंड आई एम टेकिंग हियर दिस बॉडी एज कंडक्टर। वी शैल डिस्कस इन केस ऑफ इंसुलेटर आल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसे कंडक्टर लिया है, और कंडक्टर कैसा है, एक अनचार्ज्ड है, इसके ऊपर 100 प्रोटॉन 100 इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए नेट चार्ज दैट इज एक्सेस चार्ज प्रेजेंट ऑन this very conductor is 0. So initial charge is 0, but this glass rod is having negative charge. Suppose ये negative charge आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सपोज ये गिन के नहीं लेना है,
चार्ज की संख्या कुछ भी हो सकती है, कम भी चार्ज हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ चार्ज भी हो सकता है। आई हैव टेकन, समझने के लिए हम लोग, सपोज 10 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। नाउ व्हेन इट इज मेड इन कॉन्टैक्ट और दिस टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, देन व्हाट हैपेंस, क्यों ये चार्ज यहाँ चला जाएगा। हम बोलते हैं कि दिस चार्ज when there is conduction between this glass rod which is negatively charged and this uncharged body, then electron will come over here, ये बाउंड्री को पार कर जाएगा और उस पर पहुंच जाएगा। जब ग्लास रॉड को चार्ज करके रखा जाता है, नेगेटिव चार्ज है, ऐसे रखा गया तो वो चार्ज तो कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये चार्ज चला जा रहा है। हम ये पाते हैं, हाउ कैन यू से दैट, हु कैन पुश this all charges and go to this body, इन सारे चार्ज को, इन इलेक्ट्रॉन्स को ये बाउंड्री पार करने के लिए कौन है जो पुश कर रहा है। तो दिस आंसर लाइज इन वेरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। यार ये सारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, सो ये सारा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, और ये स्टेट ऑफ मूवमेंट में होगा क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन है। लेकिन अगर रिपल्सन है तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हमने अगर यहां लिया है तो क्या ये 10 का 10 इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाएगा और ये खाली हो जाएगा, ये ग्लास रॉड खाली हो जाएगा और ये जो अनचार्ज्ड बॉडी था उस पर सारा 10 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और वो पूरी तरह से नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये अनचार्ज हो जाएगा। इट डजंट हैपन। व्हाई? सी हियर द लॉजिक। इसको समझने के लिए हम एक ऐसा ले सकते हैं, इसको सोल्जर्स मान लो, आर्मी का सोल्जर्स मान लो इनको, आर्मी का ग्रुप मान लो इनको, और ये एक बॉर्डर को पार करना चाह रहा है। बॉर्डर कहाँ है भाई, सपोज ये बॉर्डर है। अब इलेक्ट्रॉन अगर ये सोल्जर्स के रूप में है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। सपोज किया जाए कि एक जो इलेक्ट्रॉन ये है वो इलेक्ट्रॉन 10वां इलेक्ट्रॉन है, सपोज 10th इलेक्ट्रॉन है। जब ये 10th इलेक्ट्रॉन है तो बाकी कितने बचे, 9 इलेक्ट्रॉन्स। उन 9 इलेक्ट्रॉन्स को जो रिपल्सिव फोर्स होगा, सभी एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। ये इस पर लगा रहा है, ये दोनों इस पर लगा रहा है, ये तीनों इस पर लगा रहा है, ठीक है, ये दोनों इस पर लगा रहा है, ये तीनों इस पर लगा रहा है, यानी सब एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। बेसिक प्रॉपर्टी के आधार पर लाइक चार्ज रिपेल करता है। अब सपोज किया जाए कि 9 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 10वें इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, एक फोर्स दे रहा है 9 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 9 इलेक्ट्रॉन्स किसको पुश कर दिया, 10th इलेक्ट्रॉन को पुश कर दिया, और वो 10th इलेक्ट्रॉन 10वां इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, इसके अंदर घुस गया। ये कंडक्टर है, आसानी से ले भी रहा है, अलाउ भी कर रहा है उसको पैसेज को। सो 9 इलेक्ट्रॉन्स pushes the 10th electron and it enters the uncharged body। कितना चार्ज आया अभी, एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन सपोज आया, संख्या में काउंट करिएगा। 9 इलेक्ट्रॉन्स ने मिलके 10वें इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया, पुश किया, बहुत ज्यादा रिपल्सिव फोर्स था, मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा था, 10वां इलेक्ट्रॉन चला गया। अब कितना बचा यहाँ, 9 इलेक्ट्रॉन्स बचा। ये 9 इलेक्ट्रॉन्स में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसको पुश कर रहा है, वो 9th वाले इलेक्ट्रॉन को पुश कर दे रहा है, और ये 9th वाले इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है तो यहां कितने चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन। इस बॉडी के अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2। ऐसे करके अगर हम देखें कि 8 इलेक्ट्रॉन्स के बाद वी हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड 7 इलेक्ट्रॉन मिलके किसको पुश कर रहा है भाई, 8th इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, और ये खो कितना गया, 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहां गया 3 इलेक्ट्रॉन्स। धीरे धीरे करके बॉर्डर के उस पार ग्रुप बढ़ रहा है, और ऐसे से करते करते अब ये समझना चाहिए कि इस तरह से तो सारा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और शायद एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस बॉडी में बचेगा, इस बॉडी में उसको कोई पुश नहीं करेगा, isn't it? और जब कोई पुश नहीं करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन इसमें छूट जाएगा, बाकी 9 के 9 इलेक्ट्रॉन सब इसमें घुस जाएंगे। ऐसा होगा? नो, इट कैन नॉट हैपन अगेन। सो ऐसे करके अगर चला गया तो 6 इलेक्ट्रॉन्स किसको पुश कर दिया भाई, 7th वाले को। कितने चले गए, 4। इसी प्रकार से यहां अगर देखा जाए
तो 5 इलेक्ट्रॉन्स ने पुश कर दिया किसको, 6th वाले को। यहाँ कितने चले गए, टोटल कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू हो तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स ने पुश करना है 5th वाले को, फिर 3rd वाले ने 3 इलेक्ट्रॉन्स ने पुश करना है 2nd वाले को, और जब 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा उसको कोई पुश नहीं करेगा। इट कैन नॉट हैपन। व्हाई? आफ्टर दिस इट स्टॉप्स, बिकॉज again there is the same thumb rule property that like charges repel each other. So students, जब ये 10 इलेक्ट्रॉन में से 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में प्रवेश कर गया होगा, 1 2 3 4 5, सो यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन हो गया भाई, 5 इलेक्ट्रॉन्स। Now 5 electrons are there, 1 2 3 4 5, only 5 electrons are remaining over here, और वो रुक जा रहा है, वो 5 इलेक्ट्रॉन्स यहां रुक जा रहा है और 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर चला गया। क्यों नहीं सारा इलेक्ट्रॉन गया, कंडीशन, जब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स यहां है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन विल बी देयर, और ये 5 इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर में घुस गया, बॉर्डर के उस पर चला गया, वो सारा 5 इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इफ इट वांट टू एंटर हियर देन इट विल रिपेल इट, क्योंकि इधर 5 है और इधर भी 5 इलेक्ट्रॉन्स है। सो अमाउंट ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, हेंस द नेट फोर्स, नेट रिपल्सिव फोर्स इन दिस सिस्टम इज 0 and hence it obtains the equilibrium condition. So after that what happens, यहां कितना इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, 5 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन। अब सवाल उठता है कि ये जो 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में गया which is taken as conductor, वो 5 इलेक्ट्रॉन है कहां? अभी तो हमने दिखाया कि ये इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए, क्या वो वही रहते हैं या कहीं और पोजीशन लिया जाता है? ठीक स्टूडेंट्स, दिस इज ए कंडक्टर, और कंडक्टर allow easy passage of electrons, that is very less resistance is offered by the conductor to flow of electrons inside it, जो इंसुलेटर में नहीं है। और इसीलिए जब इस कंडक्टर के ऊपर में यहां इलेक्ट्रॉन आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन, there are 5 electrons inside this conductor, so these 5 electrons will not be accumulated over here when conduction is completed, will not be accumulated over here, but there will be again repulsive forces, और इन सभी के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स होगा उसके चलते सारे ने अपने आप को एक इक्विलिब्रियम स्टेट में बसा लेना है, और वो कहा जाएगा सबसे कम रिपल्सिव फोर्स पोजीशन होगा वो वहां चला जाएगा। सबसे कम मींस पेरिफेरी ऑफ दिस कंडक्टर, बाउंड्री ऑफ दिस कंडक्टर, सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर। हम तो ये भी कह सकते हैं कि वाई सरफेस सर, इलेक्ट्रॉन विल कम हियर एंड 1 इलेक्ट्रॉन विल बी देयर, 1 इलेक्ट्रॉन विल बी देयर जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, हवा में चला जाएगा। अगेन एयर विल नॉट अलाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स टू पास। एयर में एक इंसुलेटर है, एयर एक इंसुलेटर है, उसका एटम अलाउ ही नहीं करेगा उसको लेने का, क्योंकि इंसुलेटर में एटम का जो मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो इजी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि एक स्पेशल कंडीशन भी हो भी सकता है कि अगर यहाँ चार्ज बहुत ज्यादा अमाउंट में हो तो एयर भी आयोनाइज होगा, जो हम थंडरिंग के केस में देखते हैं। जब क्लाउड के दो टुकड़े के बीच में बहुत हाई चार्ज डेवलप हो जाता है, ऊपर का लेयर पॉजिटिव चार्ज, नीचे का लेयर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, उस केस में क्या होता है, एयर जो इंसुलेटर बीच में है उसको भी इंपेड करके पास कर जाता है। इंपेडिंग मीन्स द चार्ज गेटिंग डिस्चार्ज थ्रू दिस एयर। एयर तो वहां इंसुलेटर है, लेकिन कंडीशन क्या है, व्हेन वेरी हाई अमाउंट ऑफ चार्ज इज डेवलप, तो हो सकता है कि अगर बहुत ज्यादा चार्ज हो तो यहाँ के एयर को भी आयोनाइज करेगा, एंड दैट्स व्हाई वी सी दैट when a charged body, very heavily charged body is there in air, then there is spark in the air. A spark is produced. क्यों? क्योंकि there is ionization of air atoms. वहाँ ionization होता है और इसीलिए discharging संभव हो पाता है। लेकिन फिलहाल अभी little amount of charge is there and these electrons will reside
inside this conductor at the minimum repulsive position situation, and that minimum repulsive position situation will be at the boundary. So suppose these charges have taken place over the boundary, यहाँ से निकल नहीं पाएगा because no conducting path is given. If it is allowed, then it will pass. अब हम मिला के ये देखना चाहते हैं कि कौन सा प्रॉपर्टी इस कंडक्शन मेथड में हो रहा है. Initially, net charge is equal to 0 because this is plus 100, this is minus 100, this is equal to 0. What happens in case of final state? Is there any excess charge? क्या वो चार्ज, नेट चार्ज कोई इस पर बढ़ गया या घट गया इस पर? ग्लास रॉड और ये जो कंडक्टर है दोनों सिस्टम के ऊपर में, दोनों सिस्टम को एक साथ अगर मिला दिया जाए तो क्या चार्ज बढ़ा या चार्ज घट गया? Students, the net charge in this process again remains the same. How? ग्लास रॉड ने 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया था और 5 इलेक्ट्रॉन्स इस पर बच गया. सो हियर इज 5 इलेक्ट्रॉन एंड 5 इलेक्ट्रॉन तो इस पर चला गया. पहले से इस पर कितना चार्ज था? 0, अनचार्ज. अब ये कितना ले लिया? 5 इलेक्ट्रॉन. सो देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स, सो 5 unit of negative charge is here. So this body has excess charge, that is electrons, and this is negatively charged conductor. वो नेगेटिव चार्ज हो गया, एक्सेस चार्ज आ गया उस पर, नेट चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन्स का. बट एज अ होल, अगर एज अ होल लिया जाए, दैट इज कॉल्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स द सिस्टम विच इज कट ऑफ फ्रॉम द एनवायरमेंट. मीन्स कोई एक्स्ट्रा चार्ज इस पर ना कोई दे रहा है इन दोनों के ऊपर में, और ना कोई चार्ज को यहां से ले रहा है. चार्जेस जो है वो दोनों सिस्टम के ऊपर में है. एक्स्ट्रा चार्ज वो ना किसी को दे रहे हैं और ना कहीं से ले रहे हैं. वो जो दोनों बॉडी के ऊपर में है, आदान प्रदान हो रहा है, सिर्फ उनसे मतलब है. इन दिस सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, व्हाट इज द नेट चार्ज? अगेन दिस इज 10 इलेक्ट्रॉन्स यहां था ग्लास रॉड के ऊपर में पहले, और 10 इलेक्ट्रॉन्स जब था तो 5 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे चुका, तो इट इज हैविंग ओनली 5 इलेक्ट्रॉन्स. सो इनिशियली इस केस में व्हाट वाज इनिशियल सिचुएशन? Q इनिशियल इक्वल्स 10 यूनिट ऑफ चार्ज, 10 इलेक्ट्रॉन्स. वी कैन राइट हियर -10 यूनिट ऑल्सो. -10 unit means coulomb, so -10 coulomb also, -10 unit of charge is there. But in final state, what is here? Q final equals 5 electrons here and 5 electrons here. So total amount 10 electrons here in this isolated system. I am not assigning here negative charge. इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को अगर देखा जाए तो कोई न बढ़ा ना घटा. 5 इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई किया, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया, तो देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स स्टिल इन आइसोलेटेड सिस्टम. यानी चार्ज कहीं लॉस नहीं हुआ और ना चार्ज का गेन हुआ, नेट चार्ज का. सो व्हाट प्रॉपर्टी वी हैव ऑब्टेन्ड हियर? दैट इन केस ऑफ कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, द नेट चार्ज रिमेन्स द सेम. दैट इज चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड. लॉस और गेन is not possible. So we have discussed here charging by conduction method. Now we shall see if this body is not a conductor, what will happen? If the body is able to take charge, suppose किया जाए कि इंसुलेटर के ऊपर में कोई चार्ज आ जाता है. कब? जब एक चार्ज बॉडी को इंसुलेटर के साथ, किसी इंसुलेटिंग बॉडी के साथ कॉन्टेक्ट में किया जाता है. ऐसे बहुत साधारण स्थिति में नहीं आ सकता है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये बॉडी बहुत हेवीली चार्ज्ड बॉडी है, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इज प्रेजेंट ऑन दिस बॉडी, देन देयर मे बी द चांस दैट insulating body, and this is charged body, suppose electrons are there again, then both the atoms of is nearby atoms of this insulating body as well as this charged body are in very close contact with each other here at the boundary. So what can happen? अगर इसमें बहुत ज्यादा चार्ज होगा, मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा,
तो हो सकता है जैसे एयर को आयोनाइज कर चुका था, एयर से भी डिस्चार्ज होके पास कर रहा था, स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा था, उसी प्रकार हो सकता है कि सम रिपल्सन इज देयर, और जो एटम यहाँ है इंसुलेटर के जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव नहीं कर सकते हैं, हो सकता है उन इलेक्ट्रॉन्स को भी स्लाइटली डिस्टर्ब कर दे। स्ट्रॉन्ग फोर्स इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में हाई रिपल्सिव फोर्स लगा के हो सकता है उसको भी डिस्टॉर्ट कर दे। सो इट इज पॉसिबल दैट इन केस ऑफ स्पेशल केस देयर मे बी स्लाइट डिस्टॉर्शन इन द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द इंसुलेटर ऑल्सो। अब सपोज किया जाए कि इंसुलेटर में भी वो चार्ज आ गया, एक स्पेशल स्थिति में सपोज आ गया, हमने लिया सपोज वही 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। सो इफ 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ले लिया ये 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे कहाँ, क्या इनकी स्थिति, इस इंसुलेटर की स्थिति इसके जैसी हो? इस कंडक्टर में चार्जेस बाउंड्री पर चले गए थे, मैक्सिमम पोजीशन ले लिया था उन्होंने, एक इक्विलिब्रियम धारण किया था उन्होंने। क्यों? क्योंकि मिनिमम रिपल्सिव फोर्स के अंडर में रहना चाहता है, और जहां मिनिमम मिला तो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कहां हो सकता है, पेरिफेरी पर। सभी ने एक दूसरे को रिपेल कर किया, इसका दोनों का रिपल्सिव फोर्स इसके दोनों का रिपल्सिव फोर्स के बराबर, कोई भी किसी तरह से इक्विलिब्रियम स्टेट धारण कर लिया, रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया, rather we can say here. So यहाँ क्या हुआ था, रीडिस्ट्रीब्यूशन was there, रीडिस्ट्रीब्यूशन was there। जमा यहाँ हुआ था, रीडिस्ट्रीब्यूट किया, और रीडिस्ट्रीब्यूट करके कहाँ चला गया, पेरिफेरी पर, इक्विलिब्रियम हो गया। क्या ये सेम स्थिति यहाँ होंगे? सी दिस इज इंसुलेटर, एंड इफ इट इज इंसुलेटर, हमारा ये नॉलेज क्या है कि इंसुलेटर वो सब्सटेंस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइटली बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन्स के बीच बहुत टाइटली बॉन्डिंग होते हैं, एटम के साथ अटैच होता है वो, और वो एटम को छोड़ के कैन नॉट मूव फ्रीली इनसाइड द बॉडी। बट इन केस ऑफ कंडक्टर इट कैन हैपन। अगर ऐसा नहीं है तो विल दिस इलेक्ट्रॉन रिजाइड ओवर हियर एट द बाउंड्री of the insulator? No, because very high resistance path is provided by this insulator or atoms of the insulator, hence these electrons are not allowed to move। अब अगर ये allow नहीं है मूव करना तो कहां होंगे? इसका मतलब ये है in case of this insulator the charges remain over here, and this is called accumulation of charge। Accumulation of charge, it means that the electrons supplied over there on the insulator by any charged body in the special condition then electrons will not get the equilibrium position as in case of conductor, so electrons will reside over here only, and this is called accumulated charges। स्टिक कर गया, एक ही जगह पर रह गया, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया। सो इसको हम क्या कह सकते हैं, इन केस ऑफ इंसुलेटर देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इजी पाथ नहीं दे रहा था वो इंसुलेटर इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, सो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पर रह गए। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस in case of charging a conductor by conduction method and charging an insulator by conduction method? The difference is very special difference, that in case of conductor the extra electrons given to the conductor gets redistributed and they acquire the minimum repulsive position, and they take the position where at the boundary of the charged body। वो कंडक्टर में सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, बाउंड्री के ऊपर में होता है। यानी अगर हम यहाँ एक कंडक्टर को हमने लिया और इसको चार्ज किया गया, सपोज नेगेटिवली चार्ज बॉडी से इसको चार्ज किया गया कंडक्शन मेथड में, देन सेम नेचर ऑफ चार्ज विल कम ओवर हियर एंड दिस चार्जेस विल कम हियर, बाउंड्री पर चले जाएंगे और एक इक्विलिब्रियम स्टेट को धारण करेंगे। लेकिन अगर ये इंसुलेटर होंगे तो क्या करेंगे, सारा इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज, नॉट प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज अगर दिया गया किसी कंडक्टिंग बॉडी के द्वारा,
किसी चार्ज बॉडी के द्वारा इन केस ऑफ कंडक्शन, देन वो सारे चार्ज एक ही पोजीशन पर रहेंगे और रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट difference between the charging of insulator by conduction method and charging of conductor by conduction method. Okay, so the next method I have discussed earlier, that is induction method, will be taken in the next lesson. Okay, thank you.